सभी को नमस्कार। 2 दिन की व्यस्तता के बाद में फिर से आज हम आपके सामने हैं। टॉपिक अपना चल रहा था वर्णों के उच्चारण स्थान का। कौन से वर्ण का क्या उच्चारण स्थान होता है, इसके बारे में हमने कुछ सामान्य जानकारियां सूत्रों के माध्यम से पढ़ी थी कि प्रत्येक वर्ण का अपना एक निश्चित उच्चारण स्थान होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कंठ स्थान को। एकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। कंठ में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? ए आ के वर्ग, इसके अलावा है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ हमने पढ़ा। दूसरे नंबर पर तालु, सूत्र में देखा था ईचु ये नाम तालु, ई ते वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, इसके अलावा ये और ये वाला से, ये सभी तालु में चले गए। फिर मूर्धा स्थान के बारे में हमने पढ़ा रीटुर शाणाम मूर्धा, जिसमें री, इसके अलावा टे वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं सातों, इसके अलावा रे और ये वाला से, ये मूर्धा स्थान से बोले जाते हैं। फिर दंत स्थान के वर्ण हमने पढ़े थे, वो हैं संस्कृत के अनुसार ली स्वर, इसके अलावा ते वर्ग के वर्ण, फिर ले और से, ये वाला, ये सभी दंत स्थान में आ गए। फिर ओष्ठ स्थान के बारे में पढ़ा कि ओष्ठ स्थान में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो उ छोटा और बड़ा दोनों, इसके अलावा पे वर्ग के वर्ण और एक उपधमानीय वर्ण, पे के साथ में अर्ध विसर्ग का चिन्ह, ये सभी ओष्ठ स्थान में आ गई। फिर नासिका स्थान वाले वर्ण, नासिका स्थान में कौन कौन से वर्ण आ रहे थे? एक तो अनुस्वार को हमने पढ़ा। अनुस्वार के अलावा प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो पंचम वर्ण है, वो नासिका से बोला जाता है। फिर आपके सामने सूत्र आया था कंठ तालु का, ए दैतो कंठ तालु, कि ए और ऐ, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु हो जाता है। फिर कंठोष्ठ स्थान के बारे में देखें तो ओ और औ, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान हमने पढ़ा कि कंठोष्ठ होता है। फिर आता है दंतोष्ठ स्थान। पहले की सारणी से आप मिलान करते रहे, जो परसों नोट किया था पहले दिन। तो वकारस्य दंतोष्टम, वे का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। और एक स्थान हमने पढ़ा है जीवा मूल के बारे में, जीवा मूल स्थान, जिसमें के साथ में अर्ध विसर्ग चिन्ह होता है, इसका उच्चारण स्थान जीवा मूल माना जाता है। इन उच्चारण स्थानों को हमने पढ़ा है, इनके अनुसार हम उच्चारण स्थानों का निर्धारण कर देते हैं। कोई भी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछे, इस सारणी के अनुसार आप उस उच्चारण स्थान को मान सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो उच्चारण स्थानों का वर्गीकरण है, वो तो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी रचना में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार हमने पढ़ा है। अब आधुनिक जो भाषा वैज्ञानिक हैं, भोलानाथ तिवारी जैसे भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी उच्चारण स्थानों का वर्गीकरण किया है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार उच्चारण स्थानों को पढ़ा जाए तो क्या परिवर्तन आते हैं? देखिए, आधुनिक भाषा वैज्ञानिक भी लगभग इन्हीं वर्गीकरण को या इन्हीं उच्चारण स्थानों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्होंने अलग से 2 उच्चारण स्थान और प्रतिपादित कर दिए हैं। 2 उच्चारण स्थान कौन कौन से हम पढ़ेंगे? वो है, एक तो काकल स्थान। काकल स्थान है और काकल से जो वर्ण बोला जाएगा उस वर्ण को हम काकल्य वर्ण के नाम से पढ़ेंगे। अब देखिए, अपने मुख में जो काकल स्थान है वो कहां पर होता है? एक तो अपना कंठ होता है, कंठ के ठीक ऊपर एक छोटी सी जीभ की तरह का लटकता हुआ भाग दिखाई देता है, जिसको हम काकल कहते हैं। अपनी भाषा में कागला जिसको कह देते हैं, वो काकल स्थान है। उस काकल स्थान से बोले जाने वाले वर्ण कौन से होंगे? तो काकल ये कंठ के पास में होता है, तो पहले कंठ वाले वर्णों पर ध्यान दें। कंठ में आते हैं ए आ, के वर्ग, है और विसर्ग। इनको पाणिनि जी ने कंठ स्थानीय वर्ण कहा था। लेकिन आधुनिक भाषा वैज्ञानिक हैं, इनमें से है
और विसर्ग को अलग कर देते हैं और कहते हैं कि है या विसर्ग का उच्चारण करने पर जो श्वास वायु है वो कंठ को नहीं काकल भाग को ज्यादा प्रभावित करती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान काकल होना चाहिए। ये दोनों काकल्य वर्ण मानने चाहिए, तो इन दोनों को ही काकल्य वर्ण के नाम से पढ़ा जाएगा। दूसरा स्थान जो माना है आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने, उसको वर्ष स्थान के नाम से पुकारा जाता है, और वर्ष स्थान से जो वर्ण बोला जाएगा वो वर्ण वर्ष से वर्ण के नाम से पुकारा जाता है। अब वर्ष स्थान होता कौन सा है? तो वर्ष दांतों की जड़ को कहा जाता है, दांतों की जड़ है वो वर्ष कहलाती है। अब देखिए दांतों के पास में है तो हम दंते वर्णों के पास में चलेंगे। द्रि, तैवर्ग, ले और से, इनको पाणिनि जी ने दंते वर्ण कहा, इनका उच्चारण स्थान दंत माना गया। लेकिन आधुनिक भाषा वैज्ञानिक इनमें से एक तो तय वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है ने, इसके बाद में एक ले और से, इनके बारे में कहते हैं कि इन तीनों वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ है वो दांतों को नहीं दांतों की जड़ भाग को ज्यादा स्पर्श करती है, इसलिए इनको दंते नहीं वर्ष वर्ण मानना चाहिए। ये दो अलग स्थान हमें आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार पढ़ने को मिलते हैं, बाकी वर्गीकरण जो है वो आधुनिक वाले भी ऐसा का ऐसा ही स्वीकार करते हैं। अब तो इसी बात को आगे आप लिखेंगे, अब किस प्रकार से हमें इसको करना है, कैसे ये वर्गीकरण लेना है उसको देखें। तो अब आगे लिखें आप, हेडिंग डाल लेंगे आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार उच्चारण स्थानों का वर्गीकरण। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार उच्चारण स्थानों का वर्गीकरण। इसमें लिखो, हेडिंग है आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार उच्चारण स्थानों का वर्गीकरण। देखो आधुनिक भाषा वैज्ञानिक भी लगभग प्राचीन वर्गीकरण को ही स्वीकार करते हैं, परंतु इन्होंने निम्नलिखित दो उच्चारण स्थान अलग से प्रतिपादित किए हैं। निम्नलिखित दो उच्चारण स्थान अलग से प्रतिपादित किए हैं। यथा दो कौन कौन से किए हैं लिखेंगे, काकल स्थान का नाम है काकल स्थान, उससे जो वर्ण बोला जाएगा वो वर्ण कहलाएगा काकल्य वर्ण। और कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आएंगे, तो काकल स्थान है, काकल्य वर्ण है, और अभी हमने बताया है और विसर्ग। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार इनको काकल्य वर्ण के नाम से पुकारा जाता है, एक है और एक विसर्ग। पाणिनि जी इनको कंठे वर्ण कहते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक इन दोनों को काकल्य के नाम से पुकारते हैं। दूसरा है वर्ष स्थान।
वर्ष उच्चारण स्थान है। इससे जो वर्ण बोलेगा उस वर्ण को वर्ष से वर्ण कहा जाता है। वर्ष स्थान, वर्ष से वर्ण। अब कौन से वर्ण वर्ष से वर्ण होंगे? तो अभी हमने पढ़ा था ने, तेवरक का अंतिम वर्ण ने, फिर ले और से। ये तीनों के तीनों वर्ष से वर्ण के नाम से पुकारे जाते हैं। दांतों की जड़ भाग से इनको बोला जाता है। तो प्राचीन वर्गीकरण है। उसके अलावा ये दो उच्चारण स्थान आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार और आ जाते हैं, काकल और वर्ष। अब एक समस्या परीक्षा में आ सकती है, वो क्या है? मान लीजिए हमसे पूछा गया कि ने है वर्ण का उच्चारण स्थान बताओ। अब वहां प्राचीन ऑप्शन को देखें तो कंठ सही उत्तर होता है, आधुनिक को देखें तो वर्ष सही उत्तर, आधुनिक देखें तो काकल सही उत्तर हो जाता है का। अब परीक्षा में मान लो ऐसी स्थिति आ जाए कि कंठ भी ऑप्शन में है, काकल भी ऑप्शन में है और दोनों में से एक का चयन करना है, तो क्या करें? अगर ऐसी कभी समस्या आ जाए इनमें, तो इनमें जो प्राचीन वर्गीकरण हमने पहले पढ़ा है पाणिनि जी के अनुसार, उसी को सही उत्तर मानना है। आधुनिक वाले को सही उत्तर नहीं माना जाएगा, क्योंकि आधुनिक वाले में काफी मतभेद मिलते हैं विद्वानों में, सभी इसको स्वीकार नहीं करते। तो अगर परीक्षा में ऐसी स्थिति आ जाए कि आधुनिक वाला विकल्प भी है, प्राचीन भी है, तो प्राचीन वाले को ही, पाणिनि जी वाला जो वर्गीकरण था उसी को सही उत्तर मानेंगे। इसको आप नीचे नोट डालकर लिख लेंगे। लिखें, परीक्षा में, नोट में लिखेंगे, परीक्षा में इन वर्णों में, इन वर्णों में प्राचीन एवं आधुनिक, प्राचीन एवं आधुनिक दोनों में से, दोनों में से एक का चयन करने की, एक का चयन करने की स्थिति उत्पन्न होने पर, एक का चयन करने की स्थिति उत्पन्न होने पर प्राचीन वर्गीकरण को ही, प्राचीन वर्गीकरण को ही सही उत्तर मानना चाहिए। प्राचीन वर्गीकरण को ही सही उत्तर मानना चाहिए। परीक्षा में दोनों विकल्प हैं और दोनों में से एक का चयन करने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो वहां क्या करना है? जो प्राचीन वर्गीकरण है उसी को सही उत्तर मानना है। कैसे? जैसे एक प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आ रहा है, ने वर्ण का, ने वर्ण का सही उच्चारण स्थान है। ने वर्ण का सही उच्चारण स्थान है। कौन सा उच्चारण स्थान सही माना जाए? ऑप्शन है आपके पास में कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। फिर ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। पहला आ रहा है कंठ, दूसरा आ रहा है काकल,
तीसरा है जीवामूल, फिर है नासिका, फिर ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। पहला ले लेंगे ओष्ठ, जीवामूल, काकल, वर्ष, फिर ऑप्शन ले लेते हैं दंत, नासिका, वर्ष, उक्त सभी, उक्त सभी, फिर ऑप्शन ले लेते हैं दंत, नासिका, वर्ष, काकल। प्रश्न एक ही है और एक ही प्रश्न में विकल्प अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं। अब इनमें सही उत्तर क्या माना जाए? तो देखिए, अगर पहले वाले विकल्प आपके पास में है तब तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर दंत को सही उत्तर मान लेंगे। तय वर्ग का ये पंचम वर्ण है, तय वर्ग में आता है, तो दंत यहां सही उत्तर हो गया। फिर दूसरे प्रकार के विकल्प देखें तो दंत ऑप्शन में नहीं है, तो पांचवा वर्ण होने के कारण, पंचम वर्ण होने के कारण नासिका को सही उत्तर मान लिया जाएगा। इसमें नासिका सही उत्तर होगा। तीसरी स्थिति देखी जाए, यहां पर न दंत ऑप्शन में है न नासिका है, तो आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार इसमें वर्ष विकल्प को सही उत्तर मान लिया जाएगा। अभी जो पढ़ा उसके अनुसार न ले से वर्ष में आते हैं, तो ये वर्षीय वर्ण हो गया। फिर चौथे प्रकार के विकल्प आते हैं, तो सही उत्तर क्या करें, तो दंत भी है, नासिका भी होता है, वर्ष भी होता है, तो यहां उक्त सभी को सही उत्तर मान लिया जाएगा। उक्त सभी सही उत्तर होगा। अब समस्या कब आएगी कि इनमें से हमें एक का चयन करना है, तो क्या करें? तो देखिए, पहले वर्ष और दंत इन दोनों में से एक का चयन करना है। तो वर्ष जो है वो आधुनिक वर्गीकरण है, दंत प्राचीन वर्गीकरण है, तो पहले इस दंत को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अब जैसा हमने पढ़ा, दंत भी है और नासिका भी है, तो इनमें से प्राथमिकता दें, तो जब दोनों स्थितियां आती हैं तो फिर नासिका को पहले सही उत्तर माना जाता है, तो यहां नासिका ही सही उत्तर होगा और दंत उसके बाद में माना जाएगा। तो पहला, तीनों में से एक का चयन करने के लिए कहा गया, तो फिर नासिका वाले को, पंचम वर्ण का नासिका पहले होता है, उस आधार पर इसको सही उत्तर मान लिया जाएगा। अगर नासिका ऑप्शन में नहीं होता, वर्ष और दंत में छांटना है, तो फिर दंत को पहले सही उत्तर मान लिया जाता। तो इस तरीके से प्रश्न एक ही है, एक ही प्रश्न पर विकल्प कैसे आ रहे हैं, उन विकल्पों के अनुसार ही हमें सही उत्तर का निर्धारण करना है। ये आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार स्थिति हुई। अब इसमें आगे हम पढ़ते हैं, अगली चीज लेंगे, उच्चारण स्थानों की कुल संख्या। पाणिनि जी का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया, आधुनिक वर्गीकरण को हमने पढ़ लिया। उच्चारण स्थानों की कुल संख्या का कोई प्रश्न आ जाए तो क्या करें? उच्चारण स्थानों की कुल संख्या, इसमें पहले एक श्लोक लिखेंगे, लिखिएगा, अष्टौ स्थानानि, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम
ऊर है, कंठ है, शिरस तथा अष्टौ स्थानानि वर्णानाम ऊर है, कंठ है, शिरस तथा जीवामूलम च दंतास्ते जीवामूलम च दंतास्ते नासिकोष्ठौ च तालु च। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम ऊरः कंठः शिरस तथा जीवा मूलम च दंतास्ते नासिकोष्ठौ च तालु च। इसके अनुसार देखा जाए तो सीधा लिखा हुआ है अष्टौ स्थानानि वर्णानाम कि वर्णों के 8 उच्चारण स्थान होते हैं। वर्णों के 8 उच्चारण स्थान होते हैं। ऊरः है, पहले उर स्थान जिसको अब आजकल काकल आदि कह सकते हैं, हृदय को कहा जाता है। फिर कंठ स्थान, सिर जिसको हमने मूर्धा के नाम से पढ़ा है वो सिरह लिखा हुआ है। इसके अलावा जीवामूल, फिर दंत, फिर नासिका, फिर ओष्ठ और फिर तालु, ये 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। तो संख्यात्मक प्रश्न आए तो उत्तर हमें क्या देना है? 8। नीचे लिखो इसको, अर्थात पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनि जी की जो शिक्षा है अष्टाध्यायी के आधार पर, तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की कुल संख्या, उच्चारण स्थानों की कुल संख्या 8 मानी जाती है। उच्चारण स्थानों की कुल संख्या 8 मानी जाती है। यथा 8 कौन कौन से माने गए हैं? सबसे पहला उर, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर श्वास वायु सबसे पहले फेफड़ों से उत्पन्न होती है, उसी को हम यहाँ उर मान सकते हैं, हृदय स्थान मान सकते हैं। या आधुनिक वर्गीकरण वाले को देखें तो जो काकल वाला भाग है उसको भी इस अर्थ में लिया जा सकता है। मूलतः उर हृदय प्रदेश से ही लिया जाएगा। इसके अलावा कंठ, तीसरा देखें तो सिर लिखा हुआ है। सिर का मतलब हम मूर्धा स्थान पढ़कर के आए हैं, उस मूर्धा को लेंगे। चौथा लिखा हुआ है जीवामूल, पांचवा है दंत, दंता दंत, फिर आ जाता है नासिका, उसके बाद में लेंगे ओष्ठ और फिर है तालु। उच्चारण स्थानों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ये 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। उर, कंठ, सिर, जीवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। इनमें से उर स्थान हालांकि मूलतः स्थान नहीं है, हृदय प्रदेश से सभी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए पाणिनि शिक्षा में उसको उच्चारण स्थान मान लिया। बाकी 7 अपने मुख में प्राप्त होते हैं। उपयोग में केवल ये 7 अंग ही माने जाते हैं। उपयोगी अंग जो हैं वो 7 ही प्राप्त होते हैं। उच्चारण स्थानों की संख्या पूछें तो उत्तर 8 हो जाता है। 8 उच्चारण स्थान के बाद में अगली चीज, पहले एक प्रश्न आपके सामने है, उस प्रश्न के आधार पर पढ़ेंगे।
प्रश्न है, निम्न में से करण है, करण किसको कहा जाता है? ऑप्शन है कान, नाक, जीभ, दांत। इनमें से कर्ण किसको कहा जाएगा? इसका सही उत्तर किसको माने? तो देखिए, कर्ण कान को भी कहते हैं, लेकिन कान के लिए जो कर्ण आता है वो कर्ण इस तरीके से लिखा जाता है, कर्ण नहीं, ये कर्ण कान के अर्थ में जाता है, कान इसका उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर है जीभ। जीभ सही उत्तर कैसे हुआ, इसका कारण देखें। देखिए, अभी हमने उच्चारण स्थान पढ़े थे कि ये 8 उच्चारण स्थान अपने मुख में या अपने शरीर में पाए गए हैं। हमारे मुख में इन 8 के अलावा भी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो मूलतः उच्चारण स्थान तो नहीं है, लेकिन उच्चारण करने में सहायता करते हैं। तो उच्चारण करने में जो सहायक अंग होते हैं, उन सहायक अंगों को ही कर्ण कहा जाता है। जो भी अंग उच्चारण करने में सहायक होंगे, उन सहायक अंगों को क्या कहा जाएगा? कर्ण के नाम से पुकारा जाता है। इसमें जैसे मुख्यतः 4 अंग शामिल करते हैं। एक तो हमारी जो जीभ है, जीवा है, वो उच्चारण स्थान तो नहीं है, लेकिन अगर मान लो किसी की जीभ कट जाए तो क्या वो उच्चारण करने में सक्षम होगा? नहीं होगा। तो उच्चारण, जीभ उच्चारण स्थान नहीं, लेकिन उच्चारण करने में सहायक हो गई, इसलिए इसको कर्ण कहा जाता है। इसके अलावा अधरोष्ठ, जो नीचे का ओष्ठ होता है, उसको ऊपर नीचे होकर के वर्णों के उच्चारण में सहायता करता है, इसलिए अधरोष्ठ को भी हम कर्ण की संज्ञा में ले लेते हैं। इसके अलावा कोमल तालु, एक तो ऊपर के दंत आदि का से जुड़ा हुआ भाग तालु है और नीचे के दांतों से जुड़ा हुआ भाग कोमल तालु है। इसको भी कई विद्वान हैं वो कर्ण में ले लेते हैं, आधुनिक विद्वान। और एक होती है स्वर तंत्रियां। हमारे मुख में जो स्वर तंत्रिकाएं होती हैं, वो स्वर तंत्रिकाएं भी ऊपर नीचे होकर के उच्चारण करने में सहायता करते हैं। तो उन स्वर तंत्रिकाओं को भी क्या कहते हैं? इसके अंतर्गत ही हम शामिल कर देते हैं। तो इसमें हम किस प्रकार से इन वर्णों को लेंगे, इसको देखिएगा। लिखें, आप हेडिंग डालेंगे नीचे, कर्ण क्या होता है, किसको कर्ण कहा जाता है। कर्ण, देखो, हमारे मुख में उपर्युक्त, हमारे मुख में उपर्युक्त 8 उच्चारण स्थानों के अलावा भी, उपर्युक्त 8 उच्चारण स्थानों के अलावा भी, उपर्युक्त 8 उच्चारण स्थानों के अलावा भी कुछ अंग ऐसे होते हैं, कुछ अंग ऐसे होते हैं जो उच्चारण स्थान तो नहीं है, जो उच्चारण स्थान तो नहीं है, परंतु उच्चारण करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। इन सहायक अंगों को ही कर्ण कहा जाता है। इन सहायक अंगों को ही कर्ण कहा जाता है। जो सहायक अंग है वो ही कर्ण कहलाते हैं। चेंज करके लिखेंगे, इस श्रेणी में प्रमुखतः निम्न 4 अंग शामिल किए जाते हैं।
निम्न 4 अंग शामिल किए जाते हैं। यथा कौन कौन से हैं 4, ये चारों लिख लें। पहला जीभ या जिह्वा, जीभ या जिह्वा। दूसरा अधरोष्ठ, अधरोष्ठ। फिर कोमल तालु और स्वर तंत्रियां, कोमल तालु और स्वर तंत्रियां, ये सभी कर्ण संज्ञा में आते हैं। जीभ, अधरोष्ठ, कोमल तालु और स्वर तंत्रियां। अब एक चीज और नाम आ गया, एक कोमल तालु और एक कठोर तालु। इसको कुछ विद्वानों ने कोमल तालु को यहां ले लिया है कर्ण संज्ञा में, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो कठोर तालु और कोमल तालु इनको उच्चारण स्थानों में भी शामिल कर देते हैं। अब कौन से वर्ण कोमल तालु में आएंगे और कौन से कठोर तालु में आते हैं, तो इसका उत्तर दिया जाता है भोलानाथ तिवारी जैसी विद्वानों की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो जो कैवर्गीय वर्ण होते हैं, कैवर्गीय वर्ण कै ख ग घ ङ, इनको तो उन्होंने कोमल तालु के नाम से पुकारा है कि ये तो कोमल तालव्य वर्ण है। और जो च वर्ग के वर्ण होते हैं, च छ ज झ य, इनको उन्होंने कठोर तालु के नाम से भी पुकारा है। तो कभी कोमल तालु कठोर तालु से संबंधित प्रश्न बनकर के आ जाता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखें। क वर्ग के वर्ण है वो कोमल तालु कहलाते हैं और च वर्ग के वर्ण है वो कठोर तालु में शामिल किए जाते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। क वर्ग कोमल तालु, च वर्ग कठोर तालु। इसको चाहे नोट डालकर लिख लेंगे, नोट, और इसी रूप लिखे कोमल तालु क्या है, कठोर तालु क्या है। तो कोमल तालु क वर्ग है, कठोर तालु च वर्ग है। ये वर्गीकरण भी इस नाम से पढ़ने को मिलता है। हम मूलतः पढ़ रहे थे व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण करने के कितने आधार हैं। शुरू में लिखा था व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। पहला अब तक हम पढ़ चुके हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण कैसे कैसे होता है, वो सारा अब तक अपने सामने आ चुका है। अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो दूसरा वर्गीकरण लेंगे। दूसरा वर्गीकरण होता है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला पढ़ा अब तक जो वो था उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। अब लेंगे प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है। तो पहले तो लिखेंगे प्रयत्न कहते किसे हैं। लिखो इसमें किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख के अंगों को, हमारे मुख के अंगों को जो प्रयास करना पड़ता है, जो प्रयास करना पड़ता है, उसे ही, उसे ही प्रयत्न का आधार कहते हैं। उसे ही प्रयत्न का
आधार कहते हैं। कोई भी वर्ण को बोलते हैं, बोलते समय हमारे मुख के अंगों को जो प्रयास करना पड़ेगा उसे ही हम प्रयत्न के आधार नाम से पढ़ लेते हैं। फिर चेंज करके लिखेंगे, इस आधार के भी, इस आधार यानी प्रयत्न का आधार, इस आधार के भी पुनः तीन उप आधार, तीन उप आधार कर दिए जाते हैं। इस आधार के भी पुनः तीन उप आधार कर दिए जाते हैं। यथा, तीन कौन कौन से पढ़ते हैं? पहला लिखो, कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर। दूसरा होगा श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर। और तीसरा हो जाता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। पहले प्रयत्न का आधार है और उस प्रयत्न के आधार के तीन उपाधार हो जाते हैं। कंपन के आधार पर वर्गीकरण, श्वास वायु के आधार पर वर्गीकरण और तीसरा है उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। इसके तीन प्रमुख आधार, मुख्य आधार था प्रयत्न और उप आधार हो जाएंगे तीन। चलिए इन तीन में से पहले हम लेते हैं कंपन के आधार पर। पहला लिखोगे, कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है? पहले तो लिखो, इस आधार पर वर्ण दो प्रकार के माने जाते हैं। इस आधार पर वर्ण दो प्रकार के माने जाते हैं। इस आधार पर वर्ण कितने प्रकार के माने जाते हैं? दो प्रकार के माने जाते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? लिखेंगे यथा, पहला लिखेंगे घोष या सघोष वर्ण, घोष नाम भी दे सकते हैं या सघोष भी इनको पुकारा जा सकता है। और दूसरा होता है अघोष वर्ण, पहले घोष या सघोष वर्ण, दूसरा अघोष वर्ण भी हम कह सकते हैं। अब देखिए कौन सा वर्ण घोष होता है, कौन सा अघोष होता है। अगर परिभाषा की दृष्टि से देखें तो जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और वर्ण का उच्चारण करने पर नाद, जिसको गूंज भी कहा जा सकता है, नाद या गूंज अधिक उड़ती है, अधिक होती है, तब तो उसे घोष या सघोष वर्ण कहा जाएगा। परिभाषा में सीधा है कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करने पर नाद या गूंज अधिक होती है तब वो घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहलाता है।
और यदि किसी वर्ण का उच्चारण करने पर नाद गूंज जो है वो कम होती है, बहुत कम मात्रा में गूंज होती है, तब उसे अघोष वर्ण के नाम से पुकारा जाएगा। ये तो इसकी परिभाषा है मौखिक रूप से आपको समझने के लिए। अब वर्गीकरण में देखें कौन सा वर्ण अघोष होता है, कौन सा सघोष होता है। तो देखिए पहले कोई भी जो अपन स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं उनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हम पढ़ते हैं, टेवर को अगर छोड़ दें तो किसी भी वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, प्रत्येक में देखेंगे एक तरह से प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और एक तीसरा चौथा पांचवां वर्ण, पहले तो वर्गीय व्यंजन, तो पहला और दूसरा वर्ण जो है ये दोनों के दोनों अघोष की श्रेणी में रखे जाएंगे। पहला भी अघोष होगा, दूसरा भी अघोष होगा, और तीसरा चौथा पांचवां वर्ण होता है ये तीनों ही सघोष की श्रेणी में चले जाते हैं। पहला दूसरा वर्ण अघोष, तीसरा चौथा पांचवां वर्ण सघोष होता है। फिर चलें ये रे लेवे, ये चार जो अंतस्थ व्यंजन हैं इन चारों को भी सघोष की श्रेणी में रखा जाता है। इनमें भी गूंज थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए ये चारों भी सघोष वर्ण होंगे। फिर सह, इनमें देखा जाए तो तीनों जो सकार है उसमें व्यंजनों में वो तीनों में श्वास वायु या गूंज कम होती है, इसलिए तीनों अघोष वर्ण की श्रेणी में रखे जाते हैं। और है वर्ण को देखा जाए तो है में भी गूंज ज्यादा होती है, इसलिए ये सघोष की श्रेणी में रखा जाता है। पहला जो वर्ण मौखिक आप पढ़े अघोष में पहला और दूसरा वर्ण आएगा प्रत्येक वर्ग का, इसके अलावा से तीनों से अघोष होंगे। सघोष में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा, ये रे लेवे और है को लिया जाएगा। अपन जो अड़े और ढे टेवर्ग में अलग से पढ़ते हैं तो अड़े प्राय तीसरे डे के साथ में लिखा जाता है और जो ढे है वो चौथे के साथ में लिखा जाता है, तो इसको तीसरा चौथा वर्ण ही मान लिया जाएगा, इसलिए ये भी सघोष वर्ण की श्रेणी में रखे जाएंगे। अड़े और ढे क्या होंगे, सघोष होंगे। अब एक अनुस्वार और विसर्ग को भी अपन हिंदी में अलग से काम में लेते हैं, तो जो अनुस्वार ध्वनि होती है वो हमेशा सघोष की श्रेणी में रखी जाती है, और विसर्ग ध्वनि है विसर्ग को हमेशा अघोष वर्ण माना जाता है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न कभी आ जाए अघोष वर्ण कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं, तो इसके अनुसार हमें उत्तर देना है। अब आप इनको लिख सकते हैं। पहले आप लिखेंगे सघोष या घोष वर्ण, लिखेंगे सघोष या घोष वर्ण। चलिए परिभाषा में लिखो, जब किसी वर्ण का उच्चारण करने पर नाद या गूंज अधिक होती है, नाद या गूंज अधिक होती है, तब वह सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। लिखो इस श्रेणी में निम्नलिखित वर्ण शामिल किए जाते हैं।
निम्नलिखित वर्ण शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं इस श्रेणी में? लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होगा। प्लस अड़े और ढे को भी ले लें, ये भी सघोष होते हैं। अड़े ढे जो टे वर्ग में अलग से हमने पढ़ी। इसके अलावा ये रे लेवे, ये भी सघोष वर्ण की श्रेणी में रखे जाते हैं। इनके अलावा देखें तो है सघोष होगा। फिर एक चीज और देखें अपन, सभी स्वर ए आ ई जितने भी स्वर होते हैं वो सभी स्वर भी सघोष की श्रेणी में रखे जाते हैं। इनमें भी आप जैसे पिछले हम मुखी पढ़ा, सभी स्वरों को और शामिल कर देते हैं। जितने भी स्वर हैं वो सभी जितने भी स्वर हैं वो सभी के सभी स्वर हैं वो सघोष की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो सभी स्वर इस श्रेणी में हम ले लेंगे, सभी स्वर सघोष होंगे। तो आप लिख लेंगे इनमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अड़े ढे ये लेवे है सभी स्वर और साथ में अनुस्वार। इनका कभी वर्गीकरण पूछें तो ये सभी के सभी वर्ण हैं वो सघोष वर्ण के नाम से पढ़े जाते हैं। सघोष भी कह सकते हो या केवल घोष भी इनको कहा जा सकता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अड़े ढे ये रे लेवे, जो अड़े ढे नीचे बिंदु लगे हुए हैं वो ये रे लेवे है और सभी स्वर साथ में अनुस्वार। फिर चलेंगे अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? अघोष वर्ण लिखो परिभाषा में, जब किसी वर्ण का उच्चारण करने पर नाद या गूंज कम होती है, नाद या गूंज कम होती है, तब वह अघोष वर्ण कहलाता है। अघोष वर्ण कहलाता है। नाद गूंज अधिक हो, ज्यादा हो तब तो सघोष हो गया, और नाद या गूंज कम होती है तब इसे अघोष वर्ण कहा जाता है। चेंज करके लिखेंगे, इस श्रेणी में प्रमुखतः है, इस श्रेणी में प्रमुखतः है निम्नलिखित वर्ण शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित वर्ण शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे? लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का
पहला व दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण अघोष होता है। प्लस इनके अलावा देखें तो से तीनों सकार जो होते हैं वो भी अघोष होते हैं, और एक हम विसर्ग को ले लेते हैं, विसर्ग भी अघोष की श्रेणी में रखा जाता है। ये सभी अघोष वर्ण होंगे। इसके अलावा संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले, संस्कृत के अनुसार दो वर्ण और ले सकते हैं। उच्चारण स्थानों में हमने जिनको पढ़ा जीवा मूल के नाम से, ये वाला के अर्ध विसर्ग युक्त, और एक उपदमानीय, उपदमानीय वर्ण तो पे के साथ में अर्ध विसर्ग होता है। इनको भी अगर वर्गीकरण में शामिल करें तो ये भी अघोष वर्णों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण, और प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण में दो भेद हो गए, अघोष और सघोष। अघोष में तो आपके सामने ये लिखे रहे, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण अघोष होगा, तीसरा चौथा पांचवा सघोष में जाएगा। येरे लेवे चारों के चारों सघोष होते हैं। से तीन है वो अघोष की श्रेणी में चला जाता है और है सघोष में जाएगा। अनुस्वार और विसर्ग को देखना हो तो अनुस्वार हमेशा किस में जाता है, सघोष में जाता है, और विसर्ग अघोष में आता है। फिर सभी के सभी स्वर हैं, स्वरों को किस में रखें तो सभी स्वर जो हैं वो अघोष की, वो सघोष वर्णों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। सभी स्वर सघोष होंगे। इस तरीके से ये पहला वर्गीकरण उपाधार के अनुसार हो गया, कंपन के आधार पर वर्गीकरण। अब इसी में दूसरा ले लेंगे, श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ये सभी क्लास 12 मिनट तक आपके पास ऐप पर रहेंगी। कोई चीज अभी जल्दी में लिखने छूट गई, दोबारा देख करके बार बार देखकर आप दोबारा लिख सकते हैं। श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है तो लिखें इसमें, इस आधार पर भी, इस आधार पर भी वर्ण दो प्रकार के माने जाते हैं। इस आधार पर भी वर्ण दो प्रकार के माने जाते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं लिखेंगे यथा, पहला है अल्प प्राण वर्ण, अल्प प्राण वर्ण, और दूसरा होता है महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। कौन से वर्ण अल्प प्राण होते हैं, कौन से महाप्राण होते हैं, पहले परिभाषा में देखें। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर जो श्वास वायु है वो कितनी मात्रा में बाहर निकल रही है, अगर श्वास वायु कम मात्रा में बाहर आती है तब तो उसे अल्प प्राण वर्ण कह दिया जाएगा, और यदि उच्चारण करने पर जो श्वास वायु है वो श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है तब उसे महाप्राण कह दिया जाएगा। परिभाषा में तो सीधा है, उच्चारण करने पर श्वास वायु कम बाहर निकले तो अल्प प्राण और अधिक मात्रा में बाहर निकले तो महाप्राण होगा। अब कौन से वर्ण अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण, तो अभी हमने सघोष अघोष को पढ़ा था।
प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। अब अल्प प्राण और महाप्राण छांटना हो तो क्या करें? तो उसके लिए आपको सम और विषम संख्या को देखना होगा। प्रत्येक वर्ग का जो विषम संख्या वाला वर्ण होता है, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, वो हमेशा अल्प प्राण में जाएगा। विषम संख्या वाला जो होगा उसको आप अल्प प्राण में शामिल कर देंगे, अल्प प्राण होगा। फिर और प्रत्येक वर्ग का जो सम संख्या वाला वर्ण होता है, उस सम संख्या वाले वर्ण को महाप्राण के नाम से पुकारा जाएगा, यानी दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। फिर येरेलवे, ये चारों के चारों ही अल्प प्राण की श्रेणी में रखे जाएंगे। और से है, ये चारों के चारों महाप्राण की श्रेणी में रखे जाएंगे। अल्प प्राण और महाप्राण में इन्हीं व्यंजनों का ही वर्गीकरण किया जाता है। ये जो 35 व्यंजन हम पढ़ते हैं उनका ही वर्गीकरण पढ़ते हैं। अड़े और ढे को अलग छांटना हो तो अड़े डे के साथ तीसरे नंबर का अक्षर है तो इसको अपन अल्प प्राण मान लेंगे, और ये ढे नुक्ता वाला चौथे के साथ में आता है तो इसको महाप्राण की श्रेणी में मान लिया जाएगा। ये अल्प प्राण और महाप्राण का वर्गीकरण होता है। तो लिखें पहले अल्प प्राण को। अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? अल्प प्राण वर्ण लिखो। जब किसी वर्ण का उच्चारण करने पर श्वास वायु अल्प, पोस्ट में लिख लेंगे कम, अल्प यानी कम मात्रा में बाहर निकलती है, तब वह अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। श्वास वायु कम मात्रा में बाहर आए तो अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। चेंज करके लिखेंगे, इस श्रेणी में प्रमुखतः है, निम्नलिखित वर्ण शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित वर्ण शामिल किए जाते हैं। यथा कौन कौन से वर्ण होंगे? लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, विषम यानी पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ये अघोष, ये अल्प प्राण वर्ण होंगे। इसके अलावा और कौन से अल्प प्राण की श्रेणी में जा सकते हैं? तो लिखेंगे ये रे लेवे, ये रे लेवे भी क्या होते हैं? अल्प प्राण की श्रेणी में रखे जाते हैं। लिख लो महाप्राण। महाप्राण में कौन से वर्ण होंगे? परिभाषा में लिखो पहले तो, जब किसी वर्ण का उच्चारण करने पर श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है,
तब वह महाप्राण वर्ण कहलाता है। महाप्राण वर्ण कहलाता है। चेंज करके, इस श्रेणी में प्रमुखतः निम्नलिखित वर्ण शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित वर्ण शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं लिखेंगे यथा प्रत्येक वर्ग का सम वर्ण, सम यानी दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का सम संख्या वाला वर्ण, साथ में से है, ये चारों के चारों ही ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। इनके अलावा आप जो अड़े ढे टे वर्ग में अलग पढ़ते हैं, तो अड़े तीसरे के साथ में आता है तो वो अल्प प्राण होगा, और ये ढे बिंदु वाला चौथे के साथ में आता है तो ये महाप्राण होगा। इनको भी अगर लेना चाहें तो ये महाप्राण होगा। कुछ वैज्ञानिकों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने स्वरों का भी ये वर्गीकरण किया है, हालांकि सब नहीं मानते। कुछ ने अगर दिया है तो वो अल्प प्राण में स्वरों को शामिल करते हैं कि स्वर अल्प प्राण होते हैं, लेकिन अधिकतर वैज्ञानिकों ने केवल व्यंजनों का ही ये वर्गीकरण किया है, इसलिए इसमें हम व्यंजनों को ही शामिल करते हैं। ये अल्प प्राण और ये महाप्राण। प्रयत्न के आधार पर दो वर्गीकरण अब तक आप पढ़ चुके हैं। पहला कंपन के आधार पर, दूसरा श्वास वायु के आधार पर। तीसरा और ले लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आज। तीसरा जो आधार आता है वो है उच्चारण के आधार पर। व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण तो उच्चारण के आधार पर हम स्वरों में पढ़ चुके थे, अनुनासिक और अननुनासिक के नाम से। यहां केवल व्यंजनों को लिख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण स्थान अलग है, उच्चारण अलग होगा। देखिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इसमें लिखूं इस आधार पर व्यंजन वर्ण 8 प्रकार के माने जाते हैं। 8 प्रकार के माने जाते हैं। यथा 8 कौन कौन से होते हैं? 8 आधार कौन कौन से 8 भेद उच्चारण के आधार पर होते हैं? सबसे पहला नाम लिखेंगे स्पर्शी व्यंजन। तो 35 व्यंजन हमने पढ़े थे, उन 35 का ये वर्गीकरण आपके सामने आएगा। सबसे पहला नाम है स्पर्शी व्यंजन। देखिए, एक तो हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श शब्द होने पर तो कैसे मैं तक के सभी वर्ण आ जाते हैं, कैसे मैं के बीच में जो 27 लिखे जाते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। लेकिन स्पर्श के बजाय स्पर्शी व्यंजन शब्द लिखा हुआ हो, स्पर्शी लिखा हुआ हो, तो उनकी कुल संख्या 16 मानी जाएगी। स्पर्शी व्यंजन कितने होंगे? 16 ही माने जाएंगे, 27 या 25 नहीं। अब वो 16 कौन कौन से होंगे? तो लिख लेंगे कै, खे, गे, घे। कै वर्ग के शुरुआती 4 वर्ण। फिर चे वर्ग को छोड़ दो एक बार। टे वर्ग के शुरू के 4 वर्ण, टे, ठे, डे और ढे। फिर ते वर्ग के शुरू के 4 वर्ण, ते, थे, दे और धे। और पे वर्ग के शुरुआती 4 वर्ण, पे, फे, बे, भे।
ये जो 16 व्यंजन होते हैं इनको उच्चारण के आधार पर स्पर्शी व्यंजन के नाम से पढ़ा जाता है। ये स्पर्शी व्यंजन होंगे। फिर दूसरा नाम, दूसरा होता है संघर्षी व्यंजन। दूसरा आता है संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या 4 मानी जाती है। 4 कौन कौन से होते हैं? जो हम ऊष्म व्यंजन के नाम से पढ़ते हैं, से है। इन चारों ऊष्म व्यंजनों को ही संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ये चारों के चारों ही संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। इनका उच्चारण करने पर श्वास वायु अंग को स्पर्श करके बाहर निकलेगी तो स्पर्शी व्यंजन, और इनके उच्चारण में श्वास वायु कुछ रगड़ खा करके संघर्ष करके बाहर निकलती है तो इनको संघर्षी व्यंजन कह दिया जाता है। तीसरी श्रेणी लिखेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। दोनों काम एक साथ, स्पर्श भी हो और संघर्ष भी हो, तो वो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसकी संख्या भी, इनकी संख्या भी 4 होती है। 4 व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन माने जाते हैं। वो कौन से होते हैं? जो चय वर्ग अपन बीच में छोड़कर आ चुके हैं, उस चय वर्ग के शुरुआती चारों वर्ण च, छ, ज और झ, इनको उच्चारण के आधार पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। 8 में से 3 स्पर्शी व्यंजन हो गए, 16 है, संघर्षी हो गए 4 और स्पर्श संघर्षी भी हो गए 4। अब चौथा है नासिक के या अनुनासिक व्यंजन। नासिक के व्यंजन भी कह सकते हैं या अनुनासिक व्यंजन भी कहा जा सकता है। इनकी संख्या होती है 5। नासिक के या अनुनासिक व्यंजन कितने होते हैं? तो संख्या है 5। 5 कौन कौन से होते हैं जिनको नासिक के व्यंजन कहा जा सकता है? वो है प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग जो है उसका जो 5वां वर्ण होता है, उस 5वें वर्ण को ही अपन नासिक के व्यंजन भी कह सकते हैं या अनुनासिक व्यंजन के नाम से भी इनको पुकारा जा सकता है। ये ने में, ये 5 अनुनासिक व्यंजन नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। फिर 5वीं श्रेणी, इसमें देखो 5वां नाम आता है उत्क्षिप्त या ताड़नजात। उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन। इनकी संख्या होती है 2। इनकी संख्या कितनी होगी? 2 व्यंजन ऐसे हैं जिनको उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन कहा जाता है। और वो 2 कौन कौन से होते हैं? जो ट वर्ग में अलग से हमने पढ़े, अड़े और ढे, इन दोनों को उच्चारण के आधार पर उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, उत्क्षिप्त, उत यानी उठना और क्षिप्त यानी गिरना। जब हम अड़े और ढे इन दोनों का उच्चारण करते हैं तो जीभ पहले ऊपर उठती है, फिर झटके से नीचे गिरती है, तो उठना गिरना काम हुआ, इसलिए इनका नाम हुआ उत्क्षिप्त व्यंजन। ताड़न जात क्यों कहते हैं? ताड़न का मतलब होता है मारना, पीटना, प्रताड़ित करना। जब हम अड़े या ढे का उच्चारण करते हैं तो जीभ नीचे गिरती है, तो वो मारती हुई, प्रताड़ित करती हुई सी प्रतीत होती है, जिसके कारण इन दोनों को ताड़नजात व्यंजन भी कह दिया जाता है।
फिर द्विगुणित नाम क्यों दिया गया कि जीभ का ऊपर उठना फिर नीचे गिरना, ये दोनों काम इतनी जल्दी हो जाते हैं कि हमें मालूम ही नहीं चला जीभ कब ऊपर उठी कब नीचे गिरी। दोनों काम जल्दी जल्दी हो जाने के कारण इनको द्विगुणित व्यंजन भी कह दिया जाता है। फिर पांचवा, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित भी कह सकते हैं या लुंठित व्यंजन भी इनको कहा जा सकता है। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, इनकी संख्या होती है 1, और वो एक व्यंजन कौन सा है जो प्रकंपित या लुंठित व्यंजन के नाम से पढ़ा जाता है, वो है रे। जब हम रे का उच्चारण करते हैं तो रे का उच्चारण करने पर जीभ में सबसे ज्यादा कंपन होता है। सबसे ज्यादा कंपन होने के कारण तो इसे प्रकंपित व्यंजन कह दिया जाता है। दूसरा, जब हम रे का उच्चारण करते हैं तो जीभ एक साइड में लुढ़क जाती है, चाहे इधर लुढ़को बाईं तरफ या दाईं तरफ, एक साइड में लुढ़क जाती है, इसलिए उसको लुंठित व्यंजन कह दिया जाता है। तो रे है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। फिर आ जाओ, अगला आता है पारस्विक व्यंजन। पारस्विक व्यंजन, इनकी भी संख्या है 1। एक व्यंजन ऐसा है जिसको पारस्विक व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है और वो है ले। ले व्यंजन को उच्चारण के आधार पर पारस्विक व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, पार्श्व का मतलब होता है बगल, साइड को, बगल को पार्श्व कहा जाता है। जब हम और वर्णों को बोलते हैं तो जो श्वास वायु है वो जीभ के ऊपर नीचे से होकर बाहर निकलती है, लेकिन जब हम ले का उच्चारण करते हैं तो जो जीवा है वो जीवा जो है वो मुख्य रूप से कहां पर बाहर आती है? ले का उच्चारण करने पर जो श्वास वायु है वो जीभ की दोनों बगलों से होकर के बाहर निकलती है। दोनों बगलों से बाहर निकलने के कारण इसको हम कह देते हैं पारस्विक व्यंजन। तो कभी पूछा जाए पारस्विक व्यंजन कौन सा है तो ले। और 8वां भेद जो होता है वो कहलाता है संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन भी कह सकते हैं या इनको हम अर्ध स्वर भी कह सकते हैं। संघर्षहीन व्यंजन या अर्ध स्वर, और इनकी संख्या मानी जाती है 2। संघर्षहीन व्यंजन या अर्ध स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं, और वो 2 कौन कौन से होते हैं? एक ये और एक वे। ये और वे, ये 2 ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की तरह हो जाता है। स्वरों की तरह श्वास वायु को ज्यादा अंदर नहीं रुकना पड़ता। जैसे स्वरों में सीधी बाहर श्वास वायु आती है, वैसे इनके उच्चारण में भी थोड़ा सा विराम के बाद श्वास वायु बाहर हो जाती है, इसलिए इनको संघर्षहीन व्यंजन या अर्ध स्वर कह दिया जाता है। तो पहले अपन पढ़े थे प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार के 3 उपाधार हो जाते हैं। पहला कंपन के आधार पर, दूसरा श्वास वायु के आधार पर, और तीसरा उच्चारण के आधार पर। कंपन के आधार पर व्यंजन या वर्ण 2 प्रकार के हमने पढ़े, एक सघोष या घोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण। फिर श्वास वायु के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। और तीसरा उच्चारण के आधार पर ये व्यंजनों का वर्गीकरण है जो 8 प्रकार का हो जाता है। 8 प्रकार के भेद इसमें हमने पढ़े हैं, आपके सामने हैं। स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, उसके बाद में देखें तो नासिके या अनुनासिक, उच्छिष्ट या ताड़नजात, प्रकंपित या लुंठित, पारस्विक और संघर्षहीन व्यंजन। तो ये व्यंजनों का वर्गीकरण आपके सामने 2 तरह से हो गया, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। धन्यवाद।